ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि कोई भी मॉलिक्यूल देगा और उसका डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये आ जा सकता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक है, पहला इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो आप पहले हम लोग समझेंगे। पहला तो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना आता है। दूसरा, मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है उसको पता करना होता है। ठीक है, तीसरा, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। और कोई भी कंपाउंड जो होता है कोवेलेंट कंपाउंड है उसमें आयनिक कैरेक्टर कितना है इन डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक में। तो ये टॉपिक से कैलकुलेशन आता है। जो डाइपोल मोमेंट होता है इससे इतना सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है ना? क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है डाइपोल मोमेंट से, कि कोई भी मॉलिक्यूल का दे देगा, बोलेगा इसका डाइपोल मोमेंट निकालिए। ठीक है, क्या तो बोलेगा इसका ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, और आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड किस किस मॉलिक्यूल में, डाया एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो पहले आप लोग लिखेंगे कि इसमें क्वेश्चन क्या बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ में लिख लीजिएगा, लिखे टू डिटरमाइन डाइपोल मोमेंट, टू डिटरमाइन डाइपोल मोमेंट, टू डिटरमाइन डाइपोल मोमेंट, कॉमा पोलर, कॉमा पोलर स्लैश नॉन पोलर, पोलर है मॉलिक्यूल या नॉन पोलर है इसके बारे में, कॉमा सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, समझ पा रहे हैं। एंड आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल in diatomic and polyatomic, in diatomic and polyatomic, ionic character in covalent bonded molecule in diatomic and polyatomic। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए हम लोग यहाँ में डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं किसमें, डायएटॉमिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कैसा होगा भाई, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो थोड़ा अगर बात करेंगे यहाँ में, अगर मान लीजिए हमारा ए बी लिखा है तो मान लीजिए ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ होगा, बी की तरफ है। समझ पा रहे हैं ना? तो मान लो यहाँ में मैंने मान लिया कि बी की ईएन ज्यादा है, हाई ईएन, और यहाँ में ए की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्या है, कम है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ पा रहे हैं ना? इसको बोलते हैं टेल एरो, और ये जो एरो होता है वो लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ में होता है। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए डाइपोल मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखिए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट में लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ टेल्ड एरो, ये इसका डायरेक्शन बताओ, ये टेल्ड एरो का डायरेक्शन कहां से कहां तक होता है, लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ में होता है। तो डायरेक्शन ऑफ टेल्ड एरो, डायरेक्शन ऑफ टेल्ड एरो is from less En to more En, less En to more En atom, SI unit is dy, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे SI यूनिट इज dy, SI यूनिट क्या होता है, dy होता है, DEBY, dy। और आप लोग याद रखना 1 dy इज इक्वल टू होता है 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं होता है भाई, कूलम मीटर होता है। तो 1 dy में कितना कूलम मीटर होता है, 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर होता है। नेक्स्ट में लिखेंगे डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, डाइपोल मोमेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, डाइपोल मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय Q मल्टीप्लाई बाय D। डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? मैंने क्या बोला अभी तक, आपको क्या क्या बताया कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो टेल एरो होता है वो लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ होता है। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट डिवाई होती है और 1 डिवाई में इतना किलोमीटर होता है। ठीक है, अगर हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल आ जाए, क्या आ जाए भाई, मॉलिक्यूल आ जाए, जैसे कि अगर हम बात करें NH3,
ठीक है, ये मान लो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, तो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एरो होता है, लेकिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा एरो होंगे। ठीक है, तो उसमें किधर होगा, अगर मान लो किसी के पास लोन पेयर हो गया है कि नहीं, तो ये बताओ अगर मान लो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो इसका वेक्टर किधर होगा, है कि नहीं। तो याद रखना इसका वेक्टर हमेशा सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इन केस ऑफ लोन पेयर, इन केस ऑफ लोन पेयर, in case of lone pair, the direction of tail arrow, the direction of tail arrow is from in case of lone pair, the direction of tail arrow is from central atom towards the lone pair. ठीक है, समझ पा रहे हैं, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। एक बार और एक पॉइंट में लिख लीजिए, इट इज यूज टू डिटरमाइन, it is used to determine, it is used to determine bond polarity, it is used to determine, it is used to determine bond polarity. बॉन्ड पोलरिटी मतलब इन दोनों का बीच का बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट से ही। क्या आपको समझ में आ गया? अच्छा देखिए, डाइपोल मोमेंट की अगर बात किया जाए तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है बताइए, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अगर कोई भी एटम का, देखिए बोर्ड पे ध्यान देंगे, हम लोग का ये जो क्वेश्चन होगा ना वो दो प्रकार का होगा, एक तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए होगा और दूसरा होता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो डायटोमिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग तरीका है, पॉलीएटॉमिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अलग मेथड से करेंगे। डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो भाई उसमें दो ही एटम होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेक्टर बनेगा, समझ पा रहे हैं ना, या तो वेक्टर इसके तरफ बनेगा या तो वेक्टर ए की तरफ में बनेगा, डिपेंड करता है किसका ईएन ज्यादा है, क्लियर है ना। अच्छा अगर हम पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं तो वहां में वेक्टर बहुत ज्यादा बनेगा, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे करना है अभी सिखाया जाएगा। देखिए भाई बोर्ड पे ध्यान देंगे, कोई भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होता है। क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल का चार्ज निकाल पाते हैं या कोई भी मॉलिक्यूल का आप डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डी बोले तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो आप क्या निकाल पाएंगे, म्यू निकाल पाएंगे। म्यू बोले तो डाइपोल मोमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मान लो लिखा है HF और यहाँ में लिखा है HCl, ठीक है, और आप लोगों को मालूम है कि बताइए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ में नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ में पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई इससे तो कम होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लियर है ना। अगर मान लो ये जो बॉन्ड बना होगा तो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे बॉन्ड बना होगा, तो मान लो उसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो D1 है, ठीक है, और यहाँ में जो बॉन्ड बना होगा वो प्रॉपर डिस्टेंस पे बना होगा और उसका डिस्टेंस D2 है। लेकिन इतना बात तो क्लियर है कि D1 और D2 में D2 की वैल्यू D1 से ज्यादा होगी। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस HF और HCl में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, HCl का, मालूम है ना इतना। अब बोर्ड पे ध्यान देना, अगर मान लो इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है, क्या आपको ये पता है क्या कि ये चार्ज कितना है, कितना कूलम चार्ज है, चार्ज ही नहीं पता है, समझ पा रहे हैं ना कि इस पे कितनी कूलम चार्ज डेवलप हो रही है, समझ पा रहे हैं ना। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, D1 D2 में अगर आपको कंपेयर करेंगे तो D1 D2 का एग्जैक्ट जो मॉडुलस वैल्यू है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको पता ही नहीं है। अगर चार्ज भी नहीं पता है और डिस्टेंस भी पता नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं ना। अरे भाई चार्ज यही ना चाहिए, चार्ज चाहिए, डिस्ट चाहिए, डी ही नहीं पता है, चार्ज भी नहीं पता है, तो क्या आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जुगाड़ बनाना पड़ेगा जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें, देखिए चार्ज और डिस्टेंस में कौन ज्यादा डोमिनेंट होता है, चार्ज डोमिनेंट होता है डिस्टेंस से, ठीक है। अगर मान लो चार्ज देखना है और डिस्टेंस देखना है और डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, चार्ज और डिस्टेंस में चार्ज ज्यादा डोमिनेट करता है, तो अब मैं बोल सकता हूँ क्या कि जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, बोल सकते हैं ना। और बताइए किसका चार्ज ज्यादा होगा, आप दोनों में देखो किसका चार्ज ज्यादा होगा, अरे भाई उसका चार्ज ज्यादा होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इस पे चार्ज ज्यादा आएगा ना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आएगा तो इस पे ज्यादा आएगा, इस पे कम आएगा। तो अब यहां से एक जुगाड़ लगाएंगे कि जो डाइपोल मोमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन होगा, ठीक है, क्योंकि डेल्टा ई एन ज्यादा होगा तो उस पे चार्ज ज्यादा डेवलप होगा। और चार्ज, अब आप बोलेंगे कि नहीं डिस्टेंस तो इसका ज्यादा है, भाई चार्ज और डिस्टेंस में कौन डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होता है, चार्ज। तो आप यहां से 100% बोल सकते हैं कि जिसका डेल्टा ई एन की वैल्यू ज्यादा होगी उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा,
क्लियर है ना। तो अगर हम बात करें HF और HCl में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने वाला है, HF और HCl में HF का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं ना, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन की ईएन ज्यादा होती है। समझ पा रहे हैं। अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, बस हम लोग एक क्या कर लिए भाई, क्योंकि देखिए अगर आपको चार्ज पता चल जाए एग्जैक्ट, अगर आपको डिस्टेंस भी पता चल जाए तो आप डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट। लेकिन आपको चार्ज तो दिया ही नहीं जाएगा। यहाँ में दो प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला प्रकार का क्वेश्चन ये होगा, देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपको ये पढ़ के क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन ये होगा कि मान लो कोई मॉलिक्यूल देगा, बोलेगा बताइए इसका डाइपोल मोमेंट 0 है या इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, ये तो पहला क्वेश्चन होता है, क्या इसका डाइपोल मोमेंट 0 है या इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। क्लियर है ना। या तो इसका निकालना बहुत आसान होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर के बाद। आप कोई भी मॉलिक्यूल को देख के आप उसका डाइपोल मोमेंट के बारे में बता सकते हैं, 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है तो मॉलिक्यूल को नॉन पोलर बोला जाता है। डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, पोलर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा देर के बाद। पहला टाइप का क्वेश्चन तो ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल देगा, उसका डाइपोल मोमेंट 0 है कि नहीं है, ये टाइप का हो जाएगा। या तो बहुत सारा यहाँ में मॉलिक्यूल देगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ में बहुत सारा मॉलिक्यूल दे देगा और आपको बोलेगा कंपेयर करिए किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है किसका कम है। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए आपको ना तो चार्ज पता है ना तो डिस्टेंस पता है, तो आप क्या नहीं निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट। लेकिन जुगाड़ लगा सकते हैं कि जिसका डेल्टा ईएन ज्यादा होगा, डेल्टा ईएन, ईएन नहीं डेल्टा ईएन, समझ पा रहे हैं ना, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत आसान होता है। तो क्या आपको पता चल गया है कि ये वाला फैक्टर जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इससे क्या होगा, चार्ज ज्यादा आएगा, जिसका ईएन ज्यादा होगा उस पर चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, और चार्ज ज्यादा डेवलप होने से क्या होगा, उसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस से ज्यादा डोमिनेंट चार्ज वाला फैक्टर होती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन में या तो हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना होता है या तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल के। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे जुगाड़, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई। अगर हम बात करें भाई डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात किया जाए, देखिए भाई जब भी हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हो सकता है कि जो डायटोमिक में दो एटम होंगे, दोनों एटम सेम सेम हो जाए, या तो ऐसा होगा कि दोनों एटम क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। समझ पा रहे हैं ना। तो अगर मान लो डायटोमिक में या तो हमारा होमो एटॉमिक हो सकता है या तो हेट्रो एटॉमिक हो सकता है, हेट्रो एटॉमिक हो सकता है। अच्छा, होमो एटॉमिक में एग्जांपल क्या होगा, जैसे H2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ऐसा टाइप का एक्सेट्रा है ना, जिसमें दोनों एटम जो होंगे वो क्या हो जाए भाई, सेम हो जाए, डायटोमिक में सेम हो जाए। अच्छा, अगर हम हेट्रोएटॉमिक की बात करें तो हेट्रोएटॉमिक में हमारा या तो HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। ठीक है, ये सब डायटोमिक है, ये होमो है और ये हेट्रो है। तो अगर हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें क्या होता है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होता है हमेशा 0 होता है। डाइपोल मोमेंट उसका हमेशा क्या होगा, 0। अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं नॉन पोलर। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। और ये मॉलिक्यूल होते हैं सिमेट्रिकल। कैसे होते हैं भाई, मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल। अगर हमारे पास में क्या है, ध्यान से सुनिए, होमो एटॉमिक है, होमो एटॉमिक मतलब दो एटम दोनों सेम सेम है, तो उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अच्छा देखिए, आप लोगों को मालूम होगा, जैसे अगर हम बात कर रहे थे जैसे HF, ठीक है, तो यहाँ में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, है कि नहीं। तो बताइए प्लस और माइनस का वजह से क्या होता है, डाइपोल जनरेट होता है, एक पोलर होता है। पोलर होगा कि नहीं, पोलर होने के लिए प्लस माइनस का डेवलप होना जरूरी है। अगर मान लो दोनों मॉलिक्यूल सेम सेम हो गया तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम सेम है, तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, इसलिए मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर। लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर, क्योंकि इस पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेवलप हुआ है। क्लियर है ना। तो अगर मान लो हमारा मॉलिक्यूल सेम सेम होगा, तो सेम सेम होगा तो बताइए क्या हो जाएगा, जब सेम ही सेम है तो दोनों का ईएन सेम होगा, तो किसी पे चार्ज डेवलप नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, अगर ईएन की बात करा जाए, बताइए अगर दोनों एटम सेम सेम है कि नहीं, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी क्या हो जाएगा,
सेम हो जाएगा, सेम नहीं जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा ई एन बोल रहा हूं मैं। तो बताओ डेल्टा ई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना है तो एक H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 तो दूसरा का भी 2.1, डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। तो इसका डेल्टा ई एन भी क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर हम बात करें हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की, अभी किसकी बात कर रहे हैं भाई? हेटेरोएटॉमिक। तो हेटेरोएटॉमिक में डाइपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं आता है, ठीक है। अगर जीरो नहीं है तो मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। अगर ये नॉन पोलर है तो ये मॉलिक्यूल हो जाता है एसिमेट्रिकल। कैसा हो जाएगा? एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल नहीं होता है, एसिमेट्रिकल होता है। क्या? अनसिमेट्रिकल होता है। क्लियर है ना भाई? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। अच्छा अगर इस दो एटम को देखिए, H और F को देखिए, क्या इसमें चार्ज डेवलप होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताओ क्या इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या वो जीरो होगा क्या? नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ ना इसका डेल्टा ई एन की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो देखो अगर डाइपोल डेल्टा ई एन का डिफरेंस जीरो है तो डाइपोल मोमेंट भी जीरो है। डायरेक्टली है कि नहीं? अगर ये जीरो नहीं है तो ये भी जीरो नहीं है। तो आप डायरेक्टली ऐसे जुगाड़ लगा सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन होगा। क्या समझ पा रहे हैं? अच्छा आप तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर। मॉलिक्यूल कैसा होगा भाई? पोलर। क्योंकि इस पे डेवलप होगा क्या? प्लस प्लस और माइनस चार्ज डेवलप होगा, जिसका वजह से मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? पोलर। अच्छा देखिए अगर आप लोगों को यहाँ में अगर डाउट हो रही है तो एक बार यहाँ में बोर्ड पे देख लीजिए। अगर मैं एच और एच को समझाऊं, ठीक है, यहाँ में, ठीक है, तो यहाँ में बताइए क्या यहाँ में डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, क्या यहाँ में ऐसा चार्ज डेवलप होंगे क्या इसमें? क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसमें चार्ज डेवलप नहीं होगी। तो बताओ यहाँ में चार्ज क्या होगा? जीरो। भाई डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम बताएं डाइपोल मोमेंट निकाले तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होता है। तो अगर कोई भी एक नंबर जीरो है, दूसरा कोई भी नॉन जीरो नंबर है, तो मल्टीप्लाई हमेशा कैसा हो जाएगा? तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। लेकिन यहाँ में देखिए ये तो माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो इस पे कुछ चार्ज होगा भाई, इस पे भी कुछ चार्ज होगा। यहाँ में तो चार्ज जीरो नहीं होगी, चार्ज तो कुछ होगी, और इसका डिस्टेंस भी कुछ होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। क्योंकि ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो दोनों का मल्टीप्लाई भी हमेशा क्या ही होगा? नॉन जीरो होगा। इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, क्योंकि इस पे चार्ज डेवलप हुआ ही नहीं। क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये तो बात ये हो गई कि जब डायटोमिक है तो देख लेंगे कि होमो एटॉमिक है कि हेटेरोएटॉमिक है। हेटेरोएटॉमिक में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, और डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा तो उसका डेल्टा ई एन भी जीरो नहीं होता है। तो देखो डेल्टा ई एन जीरो नहीं है तो डाइपोल मोमेंट भी जीरो नहीं होगा। अगर वो जीरो है तो ये जीरो होगा। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होगा वो डायरेक्टली डेल्टा ई एन के बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा ई एन के। अच्छा अगर हम बात करें, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये बातें तो आपको समझ में आ गई है कि अगर मान लो डायटोमिक मॉलिक्यूल दे दिया और यहाँ में हमारे पास में दे दिया HF, HCl, HBr, HI। क्या आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। अब देखिए अब क्या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? नहीं। क्या इसका जीरो होगा? इसका जीरो होगा, इसका जीरो होगा? नहीं होगा ना। लेकिन अगर ये जीरो नहीं है तो बताइए किसका डाइपोल मोमेंट, अगर मान लो इसका अगर हम डाइपोल, क्योंकि ये डायटोमिक है कि नहीं है, क्या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो? नहीं। क्या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है क्या? नहीं। इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है और इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो आपको क्या, अगर आपसे पूछा जाए बताओ किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? डेल्टा ई एन। क्या निकालेंगे? डेल्टा ई एन। बताओ डेल्टा ई एन कैसे निकालते हैं? डेल्टा ई एन क्या होता है? चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा माइनस कम। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन का बताओ डिफरेंस कितना होती है? कितना? इसका बताइए। और ब्रोमीन का कितना होता है? 2.8। कितना होता है भाई? तुम लोग भी भूल गए, मैं भी भूल गया है ना। 2.8 माइनस 2.1 कितना हो जाएगा? 0.7। और यहाँ में आयोडीन का क्या होता है? 5 माइनस 2.1 0.4 हो गया ना। तो बताइए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बताइए? डेल्टा ई एन की वैल्यू कम हो रही है, और डेल्टा ई एन कम होगा तो डाइपोल मोमेंट भी कम होगा। तो बताइए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू अगर लिखा जाए तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा? HF का। फिर किसका? HBr। फिर किसका? HCl। तो ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? देखिए भाई सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सबसे पहले मान लो 4 मॉलिक्यूल देगा
और 4 मॉलिक्यूल में आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, बताइए किसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम है। तो पहले आपको दिमाग में, आपका पहला दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि किसका डाइपोल मोमेंट 0 है, किसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। पहले 0 नॉन 0 पता कर लो, उसके बाद डेल्टा EN वाला कंसेप्ट लगाना है। समझ पा रहे हैं ना? नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे तो क्वेश्चन हमेशा गलत होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान देना, डायटोमिक है 100% डाइपोल मोमेंट 0 होगा, ठीक है। अगर डायटोमिक नहीं और डायटोमिक है लेकिन होमोएटोमिक नहीं है, क्या है, हेटेरोएटोमिक है, तो उसमें डाइपोल मोमेंट तो 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा उस केस में डेल्टा EN का कंसेप्ट लगाना है। यानी कि क्वेश्चन में डायरेक्टली यही कंसेप्ट लगाएंगे तो बहुत सारा जगह में आपसे गलतियां हो सकती है। किसका हाईएस्ट हो रहा है, HF का। डायरेक्टली नहीं, पहले देखो सेम सेम है तो इसका डाइपोल मोमेंट, इसका भी, और इसका 0 नहीं है, इसका भी 0 नहीं। अगर इसका 0 नहीं है तो इसका क्या करेंगे, डेल्टा EN। पहले डेल्टा EN का कंसेप्ट लगाएंगे तो क्या होगा, 4 - 2.1, और यहाँ में क्या होगा 3 - 2.1। तो इसमें डिफरेंस आएगा 1.9 का, यहाँ में आएगा 0.9 का। तो ये वैल्यू ज्यादा है तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। क्लियर है ना? तो आप ऐसा कंसेप्ट लगाएंगे। आगे बात करते हैं, अब लिखेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मान लीजिए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दे दिया है, ठीक है, अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें भाई, तो देखिए अगर हम CH4 की बात करते हैं तो मान लो भाई CH4 में ऐसा हो जाएगा। और बताइए CH4 में अगर बात करा जाए कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बताइए कार्बन की या हाइड्रोजन की, बताइए कार्बन की। तो बताओ वेक्टर इधर चला जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वेक्टर उसके तरफ में जाता है। यहाँ में वेक्टर इधर चला जाएगा, यहाँ में वेक्टर इधर चला जाएगा, यहाँ में वेक्टर इधर चला जाएगा। तो यहाँ में देखो एक वेक्टर नहीं आ रहा, एक से ज्यादा वेक्टर आ रहा है, और इसका डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, देखिए समझ पा रहे हैं ना, अगर बहुत सारा वेक्टर आ रही है, अगर एक वेक्टर आता तो डायटोमिक मॉलिक्यूल वाला केस होता था, डायरेक्टली EN से निकाल के हम लोग सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ में क्या है, एक से ज्यादा वेक्टर आ रहा है, उस केस में आपको इस मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। इसमें फिजिक्स का इस्तेमाल होगा, जिसमें आप लोग पढ़ा होगा वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आप लोग, है कि नहीं? मुझे नहीं लग रहा याद आ रहा है। चलो पूछ भी लेता हूँ। चलिए इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही, कौन सा सही लिखा है इस ट्रायंगल के लिए? यहाँ में देखिए आप लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या ही बोलता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है क्या इसका हेड इधर है, क्या इसका हेड इधर है। तो अगर दो वेक्टर, तो क्या इसका ट्रायंगल थर्ड वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर टू वेक्टर ऐसा है तो थर्ड वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या वेक्टर ऐसे जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे बताओ, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर, है ना। और AC वेक्टर को आप इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ में देखो पहला तो ये तो B सही है,
अब AC वेक्टर देखो, AC वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस CA टाइम्स वेक्टर है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो कौन सा मैच करेगा, A और B, ऐसा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, तो ऐसा सही हो जाएगा, बाकी ऐसा होगा। तो शायद ऐसे ही आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, समझ में आ गया होगा ना। तो आइए, मेरा कहने का मतलब है कि ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। पॉली एटॉमिक जब मॉलिक्यूल होगा, जब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो उसमें बहुत ज्यादा वेक्टर आता है, और बहुत ज्यादा वेक्टर आता है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा रिजल्टेंट वेक्टर से। और रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए तो बहुत मुश्किल होगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है वो क्या ही होता है। अगर मैं बात करूं म्यू रिजल्टेंट का बात करूं, तो म्यू रिजल्टेंट होता है μn स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। दो वेक्टर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आप लोग पढ़ते हैं। तो ये मान लो डाइपोल मोमेंट है, तो इसलिए मैंने डाइपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट होगा तो μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा ऐसा होगा। इसका रिजल्टेंट निकालना है। और भाई इसका रिजल्टेंट निकालना बहुत बड़ी बात है, हम लोग की बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बताइए, अगर μ1 निकालना है आपको, मान लो ये वेक्टर और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, कोई भी दो वेक्टर मान लीजिए, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले μ1 चाहिए। और μ1 क्या होता है भाई, Q1 इंटू D1। ना तो चार्ज पता है ना तो डिस्टेंस पता है, तो कैसे μ1 की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, क्लियर है ना। तो अगर आपको चार्ज भी दिया है डिस्टेंस भी दिया है तो सब यहाँ में डाल देंगे। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, Q2 इंटू D2 चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मान लो इसका भी चार्ज दिया इसका भी डिस्टेंस दिया है, तो मान लो सब क्वेश्चन में दिया है तो इसका अंदर में मान लो एक वैल्यू आ गई 3492 ऐसा कुछ आ गया कैलकुलेशन करके। मान लो यहाँ में आ गया 103। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना हमारे बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्लियर है ना भाई। तो इसलिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक बताया जाएगा, उससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो हम लोगों को क्वेश्चन कम से कम समय में करना होता है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ना तो चार्ज पता है ना तो उसका डिस्टेंस पता है, अगर दोनों पता है तो फिर स्क्वायर रूट का अंदर में कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। पर आप लोग भाई मैक्सिमम कॉस कहां तक की वैल्यू आप लोग को मालूम होता है, 0 से 90 डिग्री का। अगर कॉस 120 पूछ देगा तो फिर दिक्कत आ सकती है। हम लोग बात कर रहे थे जब भी हमारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया जाए, क्या दिया जाए, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया जाए, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा कि जो बहुत सारे वेक्टर आएंगे और इसका डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले इसका क्या करना होगा, हर वेक्टर का इंडिविजुअल रिजल्टेंट वेक्टर निकाल के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन वैसे हमारा काम चलने वाला नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए ट्रिक अप्लाई करेंगे। अगर मान लो किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन चाहे जो मर्जी हो, अगर उसका लोन पेयर 0 है, क्या है, लोन पेयर 0 है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन चाहे जो कुछ भी हो, अगर उसके पास लोन पेयर क्या है बताइए 0 हो जाए और सारे साइड एटम क्या हो जाए भाई, सेम हो जाए, तो उस केस में उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है। क्या होता है भाई, 0 होता है। क्या सिखाया मैंने, अगर लोन पेयर क्या हो जाए 0, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 कुछ भी हो और लोन पेयर 0 हो जाए और सारे साइड एटम कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, उस केस में उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या ही होगा, 0। जैसे देखो, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्या कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना था, 4 बॉन्ड बना लिया, क्या इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। समझ पा रहे हैं ना, 100% 0 होगा। हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो, लोन पेयर तो क्या ही है इसके पास, 0। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उस केस में उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्लियर है ना। तो आप ध्यान देना, तीन रूल में लिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। क्यों ऐसा बताया जा रहा है भाई, क्योंकि आप लोग को ध्यान देना। जैसे बोर्ड पे देखो, जैसे मान लो लिखा है, अभी कॉपी नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे BCl3 लिखा है, क्या लिखा है बताओ, बोरोन कितना बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाया है, क्या ऐसा BCl3 का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, जोड़ेंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। और BCl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की, क्या वेक्टर उधर जाएगा, क्या यहाँ में वेक्टर इधर जाएगा, क्या यहाँ में वेक्टर इधर जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे, बताओ क्या ये ऊपर में वेक्टर इधर जा रहा है और ये वेक्टर किसका वजह से जा रहा है, ड्यू टू क्लोरीन की ईएन ज्यादा है तो इसलिए वेक्टर इधर जाएगा, क्लोरीन की तरफ में जाएगा। और यहाँ में दो वेक्टर नीचे में है ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है, अगर मान लीजिए, क्या इसका बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, क्या इसका बीच का एंगल, इसका भी वेक्टर 120, क्लियर है ना। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, क्या यहाँ में जो वेक्टर है वो BCl का वजह से है, यहाँ में भी CL का वजह से है, तो दो वेक्टर जो 120 डिग्री एंगल में लगा है तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या होता है। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का बीच का एंगल 120 डिग्री है तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर भी सेम होता है कि नहीं होता है। चलिए इधर देखिए,
मान लो ये वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, समझ पा रहे हैं? तो इसका हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? चलो म्यू रिजल्टेंट बताओ क्या होता है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम सेम है, तो बताओ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए कॉस 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा? मैंने बोला था ना दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम सेम है, बताओ इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा डिफरेंट होगा? क्योंकि बीसीएल बॉन्ड है कि नहीं है? तो क्या इसका जो डिस्टेंस होगा इसका डिस्टेंस होगा सेम सेम होगा क्या? तो क्या इसका मैग्नीट्यूड सेम सेम होगा क्या? क्या इसका बीच का एंगल 120 डिग्री? तो बताइए यहाँ में क्या होगा? तो बताओ 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ होती है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या बचेगा? a स्क्वायर से बाहर निकलेगा। तो अगर इसका रिजल्टेंट a है तो इसका भी रिजल्टेंट, तो याद रखना दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम सेम है, दोनों का बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। क्या होता है? नहीं समझ में आया, ये सबको भी नहीं करना है। तो भाई ध्यान देना, इसका ये देखो बीसीएल सारे बॉन्ड सेम है क्या? तो मान लो ये वेक्टर ऊपर गया, तीन वेक्टर हमारा, दो वेक्टर कहाँ गया? नीचे, क्या दोनों का बीच का एंगल 120 डिग्री, तो इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इधर होगा, और ये वेक्टर क्या सेम सेम होंगे कि नहीं? क्या अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? तो क्या ये वेक्टर इस वेक्टर को काट देगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या ही हो जाएगा? 0। समझ पा रहे हैं क्या? तो वही मेरा कहने का मतलब है, तो ये सब हमेशा ये सब करने की जरूरत नहीं है। कहने का ये मतलब है कि मैं रूल लिखाऊंगा 3, उससे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना? पहला, अगर हाइब्रिडाइजेशन चाहे जो कुछ भी हो, लोन पेयर अगर 0 है तो डाइपोल मोमेंट 0 ही होगा। क्लियर है ना? अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, कितना लोन पेयर? एक, तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। क्योंकि ध्यान देना, अगर मान लो किसी यहाँ में लोन पेयर है और यहाँ में कुछ बॉन्ड है, क्लियर है ना, तो बॉन्ड का वजह से जो डाइपोल मोमेंट आएगा और जो लोन पेयर का वजह से डाइपोल मोमेंट आएगा, दोनों वैल्यू अलग अलग होगा, कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकता। मान लो ये दोनों का रिजल्टेंट इधर है, लेकिन ये बॉन्ड का वजह से वेक्टर आया था और ये लोन पेयर का वजह से जो वेक्टर आई है, दोनों की मैग्नीट्यूड कभी भी सेम नहीं हो सकती है। अगर सेम नहीं होगी तो ये इसको नहीं कैंसिल कर पाएगा। अरे भाई मान लो ये वेक्टर इधर है और सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तब नहीं एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अगर ये वेक्टर बहुत बड़ा है, एक छोटा वेक्टर है, क्या ये दोनों कभी एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे? अगर मान लो ये 5i है और ये 2i है, तो क्या कभी एक दूसरे को कैंसिल होगा? रिजल्टेंट वेक्टर बताओ कितना आएगा? 3i। कितना आएगा? 3i। इसको पलटेंगे तो -2i इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और 5 - 2i कितना आएगा? 3i। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, अपोजिट अलग है, तभी ना वो दोनों वेक्टर एक दूसरे से कैंसिल हो पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर एक लोन पेयर है तो उसका डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि लोन पेयर का वजह से जो वेक्टर आएगा और जो बॉन्ड का वजह से वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग होगा, इसलिए वो वेक्टर कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। और दूसरी कंडीशन याद रखना, जब लोन पेयर लोन पेयर 2 आ जाए, कितना आ जाए भाई? लोन पेयर 2 आ जाए, तो जब लोन पेयर 2 आ जाए तो उस केस में आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? तब आप क्या कर सकते हैं? डाइपोल मोमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं? अगर लोन पेयर कितना आ जाए भाई? 2, तो हो सकता है कि उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाए, हो सकता है कि उसका डाइपोल मोमेंट 0 ना हो, तो उस केस में आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो चलिए लिखेंगे, इन पॉलीएटॉमिक स्पेसिस द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, in polyatomic spaces the resultant dipole moment in polyatomic spaces the resultant dipole moment is the resultant of in polyatomic spaces the resultant in polyatomic spaces the resultant dipole moment is the resultant of all the individual vector, ठीक है। अब इसमें नोट करके आप 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट में लिखेंगे, फॉर एनी हाइब्रिडाइजेशन if lone pair is equal to 0, if number of lone pair is equal to, if number of lone pair on central atom is equal to 0, या नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू 0 फॉर सेंट्रल एटम, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। लिखेंगे फॉर एनी हाइब्रिडाइजेशन इफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू 0,
and all side atom are same, and all side atom are same, all side atom are same, then mu is equal to 0. ठीक है, नेक्स्ट में लिखेंगे इफ, देखिए फॉर एनी हाइब्रिडाइजेशन मतलब कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो सबके लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो लिखिए इफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज इक्वल टू 1, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज 1, then mu नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि लोन पेयर का वजह से और बॉन्ड का वजह से वेक्टर एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज इक्वल टू 2 और मोर, number of lone pair on central atom is equal to 2 or more, then use structure to check the dipole moment. अच्छा बताइए बेरिलियम फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इसकी नेगेटिव प्लस, फिर इन दोनों में देखेंगे तो ये माइनस और ये क्या होगा प्लस, क्या वेक्टर इधर जाएगा और ये हमें वेक्टर इधर जाएगा, क्या दोनों BF बॉन्ड सेम है, आइडेंटिकल है कि नहीं है, तो क्या ये वेक्टर को कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो अब बताओ यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे, अगर हम बात करें बताइए इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, क्या इसके पास लोन पेयर है क्या, नहीं, बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाना था 2 बॉन्ड बना लिया ना, लोन पेयर 0, देखो भाई इसमें क्या है लोन पेयर 0 है तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ में इसका लोन पेयर कितना है 0, तो याद रखना साइड एटम सेम है, लोन पेयर 0 है 100%, इसका क्या क्या 0 होने वाला है, डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो जाएगा 0। डाइपोल मोमेंट 0 होते हुए मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर या नॉन पोलर, पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर। अब आपका दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा होगा इस पे तो प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है, पोलर होना चाहिए। अरे भाई इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर है, ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, क्लियर है ना। तो अगर मान लो आपसे कोई पूछेगा कि BF2 इज पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो आंसर इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो BF2 में जो BF का बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर है। तो इंडिविजुअल बॉन्ड इज पोलर बट ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल BF बॉन्ड इज पोलर, ठीक है बताइए बोर्ड पे ध्यान देंगे। जैसे CH4 लिखा है साइड एटम सेम है लोन पेयर 0 है, साइड एटम सारा सेम है, लोन इसका डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या ही आएगा 0, इसका रिजल्टेंट से चेक किया गया है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या ही आएगा 0। अब बोर्ड पे ध्यान देना भाई, CO2 लिखा है, क्या लिखा है CO2, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, साइड एटम ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन सेम सेम है ना और दोनों डबल बॉन्ड है, तो बताइए कार्बन ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन, तो वेक्टर ऑक्सीजन की तरफ में जाएगा और यहाँ में वेक्टर इधर जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये वेक्टर एक वेक्टर को कैंसिल कर देगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या मिलने वाला है 0, लोन पेयर 0 डाइपोल मोमेंट 0, 100% ये बात सही है, कॉपी कर लीजिए। लेकिन साइड एटम क्या होना चाहिए बताइए भाई, सेम होना चाहिए, अगर साइड एटम डिफरेंट कर देंगे तो कहानी डिफरेंट हो जाएगी। बताओ क्या यहाँ में वेक्टर इधर है और यहाँ में दोनों वेक्टर इधर होंगे, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये इधर होगा
और ये वेक्टर को काट देंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो इसका लोन पेयर कितना है भाई, 0। तो इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, 0। साइड एटम क्या है, सेम। अगर मान लो यहाँ में CH4 लिखा है, तो मैंने 2 हाइड्रोजन का जगह में 2 क्लोरीन लगा दिया, तो मान लो CH2Cl2 हो गया, तो उस केस में क्या डाइपोल मोमेंट 0 होगा कि नहीं होगा, देखना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो उस केस में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। CHCl3 क्या नाम होता है, CHCl3 क्लोरीनेशन का थर्ड स्टेप में क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये इतना बेसिक बात है जो आपको याद होनी चाहिए थे। आइए बोर्ड पे ध्यान देना है। अच्छा बताइए, अगर मैं बोलूंगा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है, और सपना में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, सपना, याद है क्या, क्या सपना का क्या कंडीशन था, सपना का क्या कंडीशन था, नहीं, अरे भाई मैं सैटरडे को चेक करूंगा, आप लोगों को मालूम है ना। अच्छा बताइए, यहाँ में क्या, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना, बताओ रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस कौन सा, पी पाई, यहाँ में जो रेजोनेंस होगा उसका नाम क्या है, पी पाई। यहाँ में तो अच्छा बताओ, यहाँ में केवल एक ही बार रेजोनेंस होगा, और यहाँ में तो बहुत जगह रेजोनेंस होगा। पाई सिंगल वैकेंट, देखो पाई सिंगल वैकेंट, यहाँ में पॉजिटिव, पाई सिंगल वैकेंट, पाई सिंगल, यहाँ में रेजोनेंस ज्यादा होगा। कौन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, पहला वाला दूसरा वाला, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट, मैं बोला था ना, क्योंकि जब रेजोनेंस होके कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो उस केस में वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन जब आप इसमें रेजोनेंस बनाएंगे, क्या हम लोग टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। देखिए भाई, अगर मान लो ऐसा होगा, तो यहाँ में तो पॉजिटिव चार्ज तो यही में आया, अभी भी ये ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है कि नहीं है, क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, क्या इसके पास नहीं, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला। तो अगर किसी में बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, मैं बोला था ना कि कार्बोकेटाइन का सपना होता है कि मेरे पड़ोसी वाला एटम के पास लोन पेयर हो, तो ये सपना देखेगा और लोन पेयर है, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। बार बार पढ़िए क्योंकि खत्म हो चुका है भाई, ठीक है। तो कितना एग्जाम्पल किए थे हम लोग, 4। एग्जाम्पल नंबर 5 किसको बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। देखिए भाई, CHCl3 लिखा है, तो बताइए क्या यहाँ में लोन पेयर 0 है, लोन पेयर 0 है, लेकिन साइड एटम सेम नहीं है। यहाँ में क्या होगा, वेक्टर इधर आएगा, और कार्बन Cl में किधर आएगा, वेक्टर इधर आएगा। क्या बताइए, ऑल वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन, अरे भाई सेम डायरेक्शन में, सब नीचे जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट तो सब ऐड हो जाएगा ना। तो क्या इसका डाइपोल मोमेंट कभी कट पाएगा, डाइपोल मोमेंट क्या इसका 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो याद रखना, लोन पेयर तो 0 है, बट साइड एटम आर नॉट सेम। अगर साइड एटम सेम नहीं है तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, नहीं होगा तो मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। अच्छा, यहाँ में सारे क्वेश्चन में आपको लिखना है, ये मॉलिक्यूल बताओ पोलर है नॉन पोलर है, पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर। ये मॉलिक्यूल कैसा है बताइए, ये मॉलिक्यूल कैसा है, और ये बताइए कैसा है, बोलेगा इन CO2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आर पोलर, कार्बन ऑक्सीजन का बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर है। CO2 मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर, क्यों, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट क्या आ गया है, 0। समझ पा रहे हैं ना, तो ये जरूर आप लोग लिखिए।
क्या समझ में आ रही है? अच्छा इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ में तो देखो लोन पेयर 1 है ना भाई, आप लोगों के दिमाग में ऐसे कुछ ख्याल आ रहा है क्या? इधर देखो, क्या इसका वजह से वेक्टर तो इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्या दोनों ऑक्सीजन का वजह से वेक्टर तो इधर आएगा? अरे भाई दोनों का वजह से वेक्टर तो इधर आएगा, लेकिन ये जो वेक्टर है ऊपर वाला, ये वेक्टर जो ऊपर में है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो वेक्टर है वो किसका वजह से है? ड्यू टू लोन पेयर, लोन पेयर का वजह से वेक्टर ऊपर है। और ये वेक्टर जो नीचे आ रही है वो किसका वजह से आ रही है? ड्यू टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वजह से वेक्टर इधर आ रहा है। तो बॉन्ड का वजह से जो वेक्टर आ रहा है, लोन पेयर का वेक्टर आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम सेम नहीं होगा, नहीं होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर। और वैसे भी मैं डायरेक्टली तुमको याद करा था कि लोन पेयर अगर 1 आ जाए तो हमेशा डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। क्लियर है ना? इधर ये PCl5 भी बात करेंगे, तो आइए PCl5 की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर PCl5 की बात करेंगे तो बताओ, ये Cl क्या, जो इसमें 2 प्रकार का बॉन्ड है, एक इक्विटोरियल और एक एक्सियल है ना। इक्विटोरियल में 3 है और 2 क्लोरीन एक्सियल में है कि नहीं? तो अब अगर हम इक्विटोरियल देखिए, जब भी कंपेयर करना है तो इक्विटोरियल का इक्विटोरियल से, एक्सियल का एक्सियल से। क्लियर है ना? क्या बताओ, यहाँ में इक्विटोरियल के बीच का एंगल कितना है? 120। कितना है? 120। तो क्या ये दोनों क्लोरीन का वजह से क्या रिजल्टेंट वेक्टर इधर आएगा? और ये वेक्टर, क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ में दोनों रिजल्टेंट PCl का वजह से आ रहा था, यहाँ में भी PCl का वजह से वेक्टर इधर है। क्लियर है ना? तो क्या ये वेक्टर इस वेक्टर को कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और बताओ, ये 180 डिग्री में है और ये 180 डिग्री में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या ही हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। क्या समझ पा रहे हैं? पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। क्लियर है? अच्छा, अगर Cl का जगह में F लिख देते तो यहाँ में PF का वजह से वेक्टर ऊपर जा रहा था, यहाँ में PCl का वजह से आ रहा था। इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसका बॉन्ड लेंथ, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा, तो उस केस में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी। हाँ, तो कॉपी हो गया होगा। हाँ, तो पोलर होगा। तो मैंने ये सब आपको बताना पड़ेगा, ये छोटी छोटी बातें। ये मॉलिक्यूल पोलर है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। अब आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे, है कि नहीं? बताओ, मॉलिक्यूल पोलर है नॉन पोलर है? लोन पेयर 1 है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर। बताओ, फ्लोरीन और फास्फोरस में किसकी इन ज्यादा है? क्या ये 3 वेक्टर इधर जाएगा, 1 वेक्टर उधर जाएगा, लेकिन ये वेक्टर इन तीनों वेक्टर को कैंसिल नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, POF3 की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? POF3। क्लियर है ना? लोन पेयर कितना है बताओ? लोन पेयर जीरो है, लेकिन साइड एटम आर नॉट सेम। साइड एटम आर नॉट सेम। अगर साइड एटम सारे सेम होते तो बताओ क्या हो जाता? यहाँ में लोन पेयर कितना था? 1। लोन पेयर जीरो, साइड एटम सेम, तो डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो। यहाँ में लोन पेयर जीरो है लेकिन साइड एटम सेम नहीं है, तो क्या डाइपोल मोमेंट को जीरो करा जाए? नहीं, चेक करना पड़ेगा। क्लियर है ना भाई? और बताओ भाई, यहाँ में लोन पेयर तो जीरो है और साइड एटम सेम नहीं है, तो बताओ यहाँ में फास्फोरस ऑक्सीजन में किसकी ईएन ज्यादा? फास्फोरस। वेक्टर ऊपर जाएगा और 3 वेक्टर नीचे जाएगा। और ये वेक्टर जो ऊपर जा रहा था वो किसका वजह से भाई? ऑक्सीजन का वजह से। समझ पा रहे ना? और ये किसका वजह से भाई? फ्लोरीन का वजह से। तो ये जो वैल्यू होगी, इसका जो रिजल्टेंट आएगा और इसका रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? मतलब क्या यहाँ में लोन पेयर जीरो है, साइड एटम आर सेम। आपका हिसाब से लोन पेयर तो हो ही गया जीरो। डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल कैसा होगा? क्लियर है ना? क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, मान लो यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना। अब आप लोग देखो, डायरेक्टली इसको नहीं देखना है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्या बताओ, ये वेक्टर इधर जाएगा,
ये वेक्टर इधर जाएगा, ये वेक्टर इधर जाएगा, ये वेक्टर इधर, दोनों का रिजल्टेंट ये और दोनों का रिजल्टेंट ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। और ये 180 में ऊपर लगा है, एक नीचे लगा है, तभी भी कट जाएगा। तो ओवरऑल इसका डाइपोल मोमेंट क्या ही आने वाला है, जीरो। लोन पेयर जीरो, साइड एटम सेम, कहानी लगाना है, डाइपोल मोमेंट जीरो होगी, बस हो गई बात। ये कौन सा एग्जांपल था, इसके पहले कहां तक हो गई थी, ये 13 होगा, 12 होगा। बॉन्ड का वजह से ऐसा ख्याल आ रहा होगा, तो आपको याद होगा कि इसमें रेजोनेंस होता था, और रेजोनेंस में सारे बॉन्ड हमारे क्या बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या होता था, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया था। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1 + पाई डिवाइड बाई सिग्मा, जिसका वजह से उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, सल्फेट का एक्चुअल स्ट्रक्चर जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, वो ये है। तो साइड एटम सब सेम है, साइड एटम सेम है और लोन पेयर जीरो है, तो बताओ इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, जीरो। और डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। फिर NH3 की बात करें, अमोनिया की बात करें, तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है, 5 में 3 बॉन्ड बनाया, 2 का बाकी है, इसका मतलब 1 लोन पेयर होगा, है ना। और जब 1 लोन पेयर हो जाता है, बताइए 1 लोन पेयर है तो आंख बंद करके क्या होगा, बताओ, मॉलिक्यूल पोलर होगा, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि 3 नाइट्रोजन का वजह से जो वेक्टर है। और बताओ यहाँ में NH3 में ऑल वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, ऑल वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन। अब जब सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो सब क्या हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाएंगे, और ऐड हो जाएंगे तो उसका रिजल्टेंट कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो बताओ उसका डाइपोल मोमेंट तो ज्यादा ही होगा, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। वाटर की बात करें, वाटर, तो वाटर में क्या 2 लोन पेयर है ना भाई, मैं बोला था कि जब भी 2 लोन पेयर आ जाए, कितना लोन पेयर आ जाए, 2 लोन पेयर। तो याद रखना 2 लोन पेयर में क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल पोलर भी होता है, नॉन पोलर भी होता है। तो यहाँ में देखिए OH ये बॉन्ड का वजह से, और यहाँ में लोन पेयर की तरफ जाएगा, तो ये देखो लोन पेयर का वजह से जो रिजल्टेंट आएगा और जो बॉन्ड का वजह से रिजल्टेंट आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा, इसलिए ये इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो जीरो नहीं होगा। मतलब वाटर कैसा मॉलिक्यूल होता है, पोलर होता है। ये सब सीखेंगे तो आपको आगे बताया जाएगा। ऑर्गेनिक लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब पोलर सॉल्वेंट पोलर सोल्यूट के साथ में ही डिजॉल्व होगा, समझ पा रहे हैं ना। और नॉन पोलर को नॉन पोलर के साथ में मिक्स किया जाएगा, और वो कंसेप्ट यहीं से आता है, डाइपोल मोमेंट से, समझ पा रहे होंगे आप लोग। CCl4 में देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, क्या इसका डायरेक्टली बोलो, लोन पेयर कितना है, साइड एटम सेम, डाइपोल मोमेंट जीरो, मॉलिक्यूल कैसा, बताइए हमें जेनॉन कितना बॉन्ड बनाता है,
8, कितना बॉन्ड बनाया 4, कितना बाकी है 4, 4 का लोन पेयर 2। क्या हमें लोन पेयर 2 है? क्या लोन पेयर 2 है? तो बताओ क्या हम 100% बोल सकते हैं क्या? नहीं 100% बोलेंगे पोलर होगा नॉन पोलर नहीं बोल सकते हैं। देखो यहाँ में भी वाटर में 2 लोन पेयर था, लेकिन यहाँ में डाइपोल मोमेंट क्या आ रही थी? 0 नहीं आ रही थी। यहाँ में भी लोन पेयर 2 है, समझ पा रहे हैं ना? तो इसमें 0 आएगा कि नहीं आएगा, बोर्ड पे ध्यान देना। अब बोर्ड पे ध्यान देना, जेनॉन फ्लोरीन में किसकी ईएन ज्यादा है? फ्लोरीन। वेक्टर किधर जाएगा? फ्लोरीन की तरफ में, इधर इधर। क्लियर है ना? और लोन पेयर का वेक्टर तो हमेशा ऊपर आता है। अब बताओ क्या इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा? ये दोनों फ्लोरीन की वजह से रिजल्टेंट इधर आएगा, और यहाँ में भी दोनों फ्लोरीन का वजह से रिजल्टेंट इधर आएगा। ये वेक्टर सेम सेम होगा, एक दूसरे को काट देगा। और लोन पेयर का वजह से वेक्टर, लोन पेयर का वजह से वेक्टर सेम सेम आएगा, काट देगा एक दूसरे का। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या ही आ जाएगी, और ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? इसलिए अगर 2 लोन पेयर है या 2 से ज्यादा लोन पेयर है तो क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर। HCF2। बताओ यहाँ में लोन पेयर कितना है? चलो जल्दी से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा HCF2 का? sp3d। हाँ sp3d। 8 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाया, 8 बॉन्ड बनाते हैं, 2 बॉन्ड बनाया, 6 बाकी है लोन पेयर 3 सिग्मा 2 लोन पेयर 3 + 2 5 का हाइब्रिडेशन sp3d। और बताओ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन उसका मोलिकुलर ज्योमेट्री 2 सिग्मा 3 लोन पेयर लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो पहले उसको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या ऐसा होता है क्या? और बताओ यहाँ में लोन पेयर कहाँ होता है? ये है लोन पेयर और 2 फ्लोरीन यहाँ। क्लियर है ना? और अब बोर्ड पे ध्यान देना, क्या यहाँ में इक्वेटोरियल एक्सेल में है ना? तो तीनों लोन पेयर कहाँ में है? इक्विटोरियल में। कहाँ में है? इक्विटोरियल में। और दोनों फ्लोरीन कहाँ में है? एक्सियल। तो बताइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें इसका वजह से वेक्टर ऊपर जाएगा, क्या इसका वजह से वेक्टर इधर नीचे आएगा? और XCF या भी बॉन्ड लेंथ ये भी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है, तो दोनों का वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम है, ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब देखो ये लोन पेयर का रिजल्टेंट इधर आएगा, क्या इस लोन पेयर का वजह से रिजल्टेंट इधर आएगा? तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो बताओ इसका डाइपोल मोमेंट क्या ही होगा? क्या लोन पेयर 3 है क्या? और डाइपोल मोमेंट 0। तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। डाइपोल मोमेंट 0। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। अब 19 की बात होगी। चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, ये एक बेंट रूल है, और ये बेंट रूल ये तीनों क्वेश्चन में आपका काम आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, PCl5 की अगर बात किया जाए तो PCl5 का स्ट्रक्चर ये था, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल,
और साइड एटम तीनों सेम है, ठीक है। तो इसमें दो पोजीशन होती है, इक्वेटोरियल और एक्सियल वाली पोजीशन होती है। तो जब साइड एटम सेम होगा तो टेंशन लेना ही नहीं है, सारा सबको पहले इक्वेटोरियल में रखो, एक्सियल में रखो, क्योंकि सब बराबर है। लेकिन अगर हमारा मान लो साइड एटम डिफरेंट हो जाए, समझ पा रहे हैं ना, साइड एटम डिफरेंट हो जाए, पीसीएल में तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसका भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। तो यहाँ में 3 एक्सियल बॉन्ड होता है, 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। तो आप मुझे बताइए, अगर मान लो आप सोच रहे होंगे कि इक्वेटोरियल और एक्सियल में, बताइए एक्सियल तो 2 होता है, तो 2 क्लोरीन को एक्सियल में रख दिया जाए और 3 क्लोरीन को, ये 3 क्लोरीन को इक्वेटोरियल में रखा जाए और 2 क्लोरीन को एक्सियल में रखा जाए, है कि नहीं। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ में ऐसा है, तो बताओ यहाँ में इक्वेटोरियल होगा और एक्सियल होगा, और एक्सियल तो कितना ही होता है 2, तो 2 है तो 2 फ्लोरीन है, तो इसमें 2 फ्लोरीन को कहाँ में रखा जाए, एक्सियल में, और 3 क्लोरीन को इक्वेटोरियल में। अपने मर्जी से नहीं रखना है, समझ पा रहे हैं ना। उसी को किसको कहाँ रखना है उसको समझाने के लिए एक बेंट रूल है, और बेंट रूल हमेशा किसमें यूज होगा भाई, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में या sp3d3 में। क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें 2 पोजीशन आएगा, इक्वेटोरियल और एक्सियल, समझ पा रहे हैं ना। देखो भाई sp में, sp2 में, sp3 में, समझ पा रहे हैं ना, और sp3d2 में, इसमें क्या होता है, इसमें पोजीशन फिक्स होता है, इसमें एक ही पोजीशन है। देखिए जेनॉन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, कितना बॉन्ड बना लिया, जेनॉन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाया है, 2 लोन पेयर है, 4 + 2 6, हाइब्रिडेशन इज sp3d2, ये फिक्स है, इक्वेटोरियल एक्सियल नहीं है। ये कहाँ एटम रहेंगे आप इससे बता सकते हैं, लेकिन इसमें किसमें 2 पोजीशन आ जाता है, इक्वेटोरियल और एक्सियल कहाँ में आता है, sp3d में और sp3d3 में, वहां में 2 पोजीशन होता है, और दोनों पोजीशन में किसको कहाँ रखना है उसको समझना पड़ता है, क्लियर है ना। तो sp3, sp, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होगा, वो फिक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ में एक ही पोजीशन है या 2 पोजीशन है, किसमें भाई, इसमें 2 पोजीशन आ गया है, इक्वेटोरियल और एक्सियल में। ध्यान दीजिएगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसमें देखो अगर sp3 है तो कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, s होता है, px, py, pz, dz², यही 5 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है sp3d, मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, अगर हम बात करें, ये देखिए ये हमारा, अगर मान लो x और y, अगर हम लोग देखिए इक्वेटोरियल वाला जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, s px py, क्लियर है ना। तो बताओ इसका जो इंटरमिक्सिंग होगा उसको क्या बोलते हैं, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा कि नहीं, एक s 2 p, ट्राइगोनल प्लेनर होता है कि नहीं होता है, प्लेनर, यही तो प्लेनर है भाई। और ये कौन सा प्लेन में है, xy प्लेन में है, x और y है में, तो ये जो कौन सा प्लेन में है, xy प्लेन में, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये हमारा क्या होता है, देखो z², अगर ये xy प्लेन है, ध्यान देना, अगर ये xy प्लेन है तो z तो उसका ऊपर होगा और एक z नीचे होगा, तो इसको उठा के यहाँ में रख दिया जाए यहाँ पे, तो क्या बन जाता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बन जाता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि जो हमारा प्लेन है वो xy प्लेन है, तो z कहाँ में होगा भाई, xy प्लेन से परपेंडिकुलर, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो हमारा बन जाएगा, अगर ये हमारा जो होगा वो एक्सियल पोजीशन वाला होगा, कौन एक्सियल पोजीशन वाला होगा, pz और dz²। नहीं समझ में आया है, अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बताओ क्या अगर हम बात करें यहाँ में, क्या इसमें इक्वेटोरियल वाला पोजीशन में क्या s ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो क्या यहाँ में s कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्या यहाँ में इसमें इन दोनों के मिक्सिंग में बताओ क्या हुआ है, s ऑर्बिटल यूज हुआ है क्या, नहीं, तो यहाँ में s कैरेक्टर क्या होगा, कम, क्योंकि इसमें ना s कैरेक्टर, यहाँ में ना s ऑर्बिटल यूज हुआ है, s p x मिक्सिंग हुई है, तो s कैरेक्टर इसका ज्यादा है, इसका s कैरेक्टर कम होगा कि नहीं होगा। यहाँ में है sp2, यहाँ में है pd, क्लियर है ना, यहाँ में pd और यहाँ में क्या है sp2, समझ पा रहे हैं क्या, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके समझा रहा हूँ। अरे भाई समझे हैं क्या, आंखों से देखो s दिखाई दे रहा है, मतलब s कैरेक्टर ज्यादा है, वहां में s कैरेक्टर, अगर s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आप लोग पढ़े थे, s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, s कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। sp, sp2, sp3 में sp में s कैरेक्टर कितना है 50%, sp2 में 33.3, sp3 में 25%, तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना ही ज्यादा en। तो बताओ क्या इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। इसका मतलब जो x, पहले समझिए, मतलब जो एक्सियल पोजीशन है और जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है भाई, इक्वेटोरियल पोजीशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सियल पोजीशन से ज्यादा होता है। अगर भाई ऐसा हो गया, मान लीजिए यहाँ में क्या, यहाँ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, इक्वेटोरियल पोजीशन का, अगर इक्वेटोरियल पोजीशन का ज्यादा है तो बताओ यहाँ में, क्योंकि फास्फोरस आया, फास्फोरस को बॉन्ड बनाना है, तो ये 2 2 2 4, मान लो यहाँ में ऐसे आया,
मान लो ऐसा हो, फास्फोरस के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये जो पोजीशन है भाई वो कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल। ये कौन सी पोजीशन है भाई? इक्वेटोरियल पोजीशन है ना। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या ये पोजीशन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने का वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? अगर मान लो यहाँ में कोई साइड एटम आया और यहाँ में जो इसकी EN ज्यादा है, तो यहाँ में भी बॉन्ड बना होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ में बॉन्ड बना होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ में भी बॉन्ड बना है तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ये जो पोजीशन है, ये जो मैं बाहर तक दिखाऊं ताकि आप अच्छा से देख पाए, ठीक है, ये वाला जो पोजीशन है वो कौन सा पोजीशन है? इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का वजह से, अरे भाई किससे ज्यादा है? एक्सियल से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होके इसका इलेक्ट्रॉन भी अपने तरफ खींच लेगा। इसका मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो जो एक्सियल का यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई समझ पा रहे हैं? तो देखिए, तो क्या बोला जाता है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान से सुनिए, अगर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दिया जाए, ध्यान दो, जिसकी अगर मान लो यहाँ में हम बात करें PCl3F2 की बात कर रहे हैं, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे इसको बोर्ड पे ध्यान दें, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर उसको किस पे लगा दिया जाए? इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दिया जाए। भाई यहाँ में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और उस पे और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिखेंगे तो बताओ क्या जो एक्सियल का सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा? मतलब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। अरे भाई इक्वेटोरियल वाला पोजीशन तो ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं? वो एक्सियल का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ में खींचेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां रहेगी? इक्वेटोरियल या एक्सियल में? इक्वेटोरियल में रहेगी। और इक्वेटोरियल में तुम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लगा देगा और ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लगा देगा तो क्या एक्सियल का सारा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा? इसका मतलब एक्सियल में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो रूल क्या बोलता है? बेंट रूल, कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन पे लगाइए। समझ पा रहे हैं ना? अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसको कहां लगाना है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन पे। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन का क्या है? एक्सियल। अगर मान लो भाई यहाँ में क्लोरीन लगा दिए, यहाँ में फ्लोरीन लगा देंगे तो भाई तो ये तो ज्यादा ताकतवर है, तो ये क्लोरीन पूरा इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये फ्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, जिसका वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, स्टेबल सब कुछ रहेगा। तो यही है बेंट रूल। क्या समझ पा रहे हैं? कहानी ये थी। दोनों नहीं समझा? क्या समझा है कि अगर हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन पे जाएगा। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन इक्वेटोरियल है कि एक्सियल है? अरे भाई एक्सियल है या इक्वेटोरियल? हाँ, एक्सियल में एस करेक्टर कम है, एस करेक्टर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ का है कि नहीं? तो कहने का मतलब है अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसको एक्सियल पोजीशन पे भेजना है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को इक्वेटोरियल पोजीशन पे भेजना है। इसी को बोलते हैं बेंट्स रूल। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब आपका दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा होगा, अगर डबल बॉन्ड आ जाए और लोन पेयर आ जाए, तो डबल बॉन्ड और लोन पेयर आएगा तो हमेशा कहाँ में जाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कहां में जाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। तो कहानी लिखिए 3 पॉइंट, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर EN एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसका देखना है? सेंट्रल या साइड? अरे भाई हमें साइड का ना देखेंगे, कौन ज्यादा है, Cl है कि F है ना, ब्रैकेट में लिख लो साइड एटम ताकि तुम लोग भूल जाएगा, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will occupy less EN position, less electronegative position। अच्छा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां में जाएगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन कौन सा है? इक्वेटोरियल या एक्सियल? तो ब्रैकेट में लिख लो एक्सियल। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहां भेजेंगे? एक्सियल में। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल ऑक्युपाई, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस EN एटम विल ऑक्युपाई, लेस EN एटम विल ऑक्युपाई मोर EN पोजीशन, मोर EN पोजीशन। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे?
इक्विटोरियल, क्या लिखेंगे? इक्विटोरियल। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मल्टीपल बॉन्ड ऑक्युपाई, मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर ऑक्युपाई, मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर ऑक्युपाई मोर EN पोजीशन। मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर या लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड ऑक्युपाई मोर EN पोजीशन, ब्रैकेट में इक्विटोरियल। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो ये इस क्वेश्चन को आप अब देखिए किसमें, अच्छा सब में ये चेक करेंगे क्या? नहीं, किसमें? sp3d या sp3d3, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आएगा हमेशा sp3 से ही आएगा, sp3d से ही आएगा, ठीक है, फिक्स है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो जनरली यही आएगा, विश्वास रखिए sp3d से ही आएगा, ठीक है। अगर sp3d3 भी आएगा तो यही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है कि जो मोर EN वाला एटम होगा उसको लेस EN वाला पोजीशन पे भेजना है, और लेस EN क्या है? एक्सीएल, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना भाई? हाँ, अब अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा गया था यहाँ में देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 था, देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले चेक कर लीजिए, sp3d आ रहा है, ठीक है, और sp3d है तो बताओ यहाँ में दो पोजीशन होती है, किसको कहाँ में लगाना है वो तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ में मैं बोला था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोजीशन पे भेजिए, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोजीशन क्या है? एक्सीएल ना, तो यहाँ में एक्सीएल। अच्छा देखिए अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, और अच्छा बताइए कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? क्लोरीन। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहां भेजा जाता है? इक्विटोरियल में, तो Cl को तो इक्विटोरियल में भेजेंगे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहां में भेजना है? एक्सीएल, तो एक्सीएल में भेज दी भाई। अब तो एक और फ्लोरीन है, एक्सीएल में तो जगह नहीं है, तो मजबूरी है, कहां में भेजना पड़ेगा? कहां में भेजना पड़ेगा? क्या यहाँ तो किसी को डाउट नहीं है ना भाई? क्योंकि मजबूरी ऑप्शन ही नहीं है, सबसे पहले जो है उसको ऑक्युपाई कर दीजिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। देखो यहाँ में लेस इलेक्ट्रो Cl था, तो उसको सारे इक्विटोरियल में भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये कहाँ जाएगा? इक्विटोरियल में जाएगा। और ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहाँ भेजते हैं? एक्सीएल पोजीशन, ठीक है, ये लिख दिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है, अगर मान लो सारा पोजीशन ऑक्युपाई हो चुका है तो उस केस में आप ऐसा कर लेंगे। अच्छा बताइए यहाँ में लोन पेयर दिखाई दे रहा है क्या? बताओ जेनोन कितना बॉन्ड बनाता है? जल्दी से, जेनोन कितना बॉन्ड बनाता है? 8, 8 कितना बॉन्ड बन चुका? ऑक्सीजन कितना भाई? 2 ऑक्सीजन है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, और ये 2 बनाएगा, टोटल 6 बॉन्ड बन चुका है। बॉन्ड बनाता है 8, बॉन्ड बना है 6, 2 बाकी है, लोन पेयर कितना होगा? 1 लोन पेयर होगा। अब बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे क्या ये ऑक्सीजन ने 4 बॉन्ड बनाया, उसमें लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2, फ्लोरीन से 2, 2 + 2 4, एक लोन पेयर 5, 4 + 1 5, 5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d। क्लियर है ना? तो आप हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सब कुछ बता सकते हैं। बताओ इसका ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री सीसो है। ज्योमेट्री बोले तो कौन सा ज्योमेट्री? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है, क्लियर है ना भाई? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोलेगा तो क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और यहां में देखिए पहले फ्लोरीन, फ्लोरीन, और बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। कहां में भेजेंगे उसको? एक्सीएल में भेज दीजिए। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहां में बोलना भेजना है? इक्विटोरियल। अच्छा बताइए इक्विटोरियल में जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जाएगा कि नहीं जाएगा? ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ में एक क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? हो गया। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग। आइए अगर हम बात करते हैं यहाँ में, बताइए अगर ये 3 Cl, क्या ये इक्विटोरियल में तीनों Cl सेम है? तो बताओ इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या वेक्टर इधर जाएगा? यहाँ में क्लोरीन का वजह से वेक्टर इधर, इसका वजह से वेक्टर इधर, क्या दोनों का रिजल्टेंट इधर? क्या ये वेक्टर को काटेगा कि नहीं काटेगा? काट देगा। और एक्सीएल में ये फ्लोरीन का वजह से वेक्टर ऊपर और इसका वजह से वेक्टर नीचे, तो ओवरऑल इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा?
नॉन पोलर। क्या हो जाएगा भाई? नॉन पोलर। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? अब आइए इधर देखिए, इधर बताओ क्या वेक्टर इधर, क्या यहाँ में वेक्टर इधर और यहाँ में वेक्टर इधर, क्या दोनों का रिजल्टेंट इधर? क्या ये इसका फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर, ये नहीं? तब सोचिए आप, क्या ऊपर वाला वेक्टर नीचे वाला वेक्टर को काटेगा कि नहीं? काटेगा। क्या ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इस वेक्टर को कट कर सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ में जो डाइपोल मोमेंट आया था वो पीएफ का वजह से आया था और यहाँ में पीसीएल है, दोनों साइड एटम सेम सेम नहीं है, तो ये वेक्टर इस वेक्टर को कैंसिल नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो बताओ इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा है? और यहाँ में भी बताइए, अब तो लोन पेयर एक प्रेजेंट है ना, आंख बंद करके क्या करना है? डाइपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं, क्या बताओ ऊपर वाला वेक्टर नीचे वाला वेक्टर को तो कैंसिल कर देगा, लेकिन यहाँ में ऑक्सीजन की एन ज्यादा है, यहाँ में ये वेक्टर इधर आएगा, लेकिन इसका वजह से बॉन्ड का वजह से जो वेक्टर होगा और जो लोन पेयर का वजह से वेक्टर होगा वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अगर जीरो नहीं होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होने वाला है? पोलर। तो एक टाइप का तो क्वेश्चन हमने अभी आपको सिखा दिया है कि किसका डाइपोल मोमेंट जीरो, किसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। बहुत आसान है ना, ये है कि नहीं है? अभी तक मैंने आपको बोला था कि डाइपोल मोमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट, है ना, या तो किसका पोलर है या नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, ये सारी बातें, ठीक है। अब अगर हम बात करने वाले हैं, अब हम लोग का होगा क्वेश्चन कि कंपेयर करिए, चार मॉलिक्यूल दे देगा, किसका डाइपोल मोमेंट किससे ज्यादा है, तो कैसे सॉल्व करा जाए, है कि नहीं? तो नेक्स्ट अब में हेडिंग में लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो इसके लिए रूल है, ध्यान दीजिएगा। जब भी डाइपोल मोमेंट को कंपेयर कर रहे हैं आप लोग, क्या करेंगे? डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहला आपका काम ये होगा कि पहले उस मॉलिक्यूल में चेक करना है कि उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है कि नहीं है, ठीक है। अगर मान लो जीरो है, एक में जीरो है, एक में जीरो नहीं है, तो किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा? जिसका जीरो है वो कम हो गया, और जिसका जीरो नहीं है, जीरो नहीं होने का मतलब जीरो से तो ज्यादा ही ना होगा भाई। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर मान लो, अगर मैं पूछूंगा, जैसे मान लो लिखा H2 और HF में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो HF का ज्यादा है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। क्लियर है ना? तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको पहले चेक करना पड़ेगा किसमें डाइपोल मोमेंट जीरो है, किसमें नहीं है। ठीक, पहला काम हो गया। अगर मान लो जिसमें जीरो है उसको छोड़ दो, जिसमें जीरो नहीं है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको सॉल्व करने का तरीका है कि उसका डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। क्या निकालेंगे? म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN, और जिसका डेल्टा EN की वैल्यू ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। इसमें बहुत सारी कुछ एक्सेप्शन भी आएंगी, कुछ इस रूल को फॉलो नहीं भी कर रहा होगा तो उसको एक्सेप्शन बोल के हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, ये भी बात हो गई। जब अगर मान लो दोनों फेल हो जा रहा है, दोनों से हमारा क्वेश्चन डिसाइड नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग वेक्टर से सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो आप चलिए, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कंपैरिजन में पहला लिखेंगे फॉर कंपैरिजन, किसका कर रहे हैं? कंपैरिजन ऑफ म्यू इन पॉलीएटॉमिक स्पेसेस। पॉलीएटॉमिक स्पेसेस में आप म्यू का कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पहला क्या करना पड़ेगा, लिखिए फॉर कंपैरिजन चेक वेदर, फॉर कंपैरिजन चेक वेदर म्यू इज जीरो और नॉट। पहला काम यही करना पड़ेगा कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है कि नहीं। अब ये नहीं कि जीरो चेक नहीं कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तो गलत आएगा हमेशा आंसर। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब भी डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना है तो आप क्या करेंगे भाई? सबसे पहले चेक करेंगे कि वो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है कि नहीं। अगर मान लो जीरो हो गया तो अच्छी बात है, जीरो नहीं होगा तो क्या करेंगे? नेक्स्ट में लिखेंगे फॉर स्पेसिस हैविंग म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, for spaces having mu not equal to 0, use mu is directly proportional to delta E। mu is directly proportional to क्या होगा? डेल्टा EN। नेक्स्ट थर्ड में लिखेंगे mu also depend on direction of individual vector। mu also depend on direction of individual vector। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना?
तो देखिए क्वेश्चन एग्जांपल 1, अगर मान लो हमारे पास में BF3 दे दे, PF3 दे दे, PCl3 दे दे, आपको इसमें कंपेयर करना है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो आइए बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहले अब आपको बार बार स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं होगी, अब बोर्ड पे ध्यान देना। क्या इसके पास लोन पेयर कितना है भाई? 0। यहाँ में लोन पेयर कितना है और यहाँ में लोन पेयर, क्या ये बात फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाए, 2 बाकी, लोन पेयर 1 होगा। बोरोन को 3 बॉन्ड बनाना था, तीनों बना लिया। क्लियर है क्या? हाँ ठीक है, बहुत बात क्लियर है यहाँ तक। अगर लोन पेयर 0 है, साइड एटम भी क्या है बताओ? साइड एटम क्या है? अगर लोन पेयर 0 है, साइड एटम सेम है, तो उसका डाइपोल मोमेंट 100%। अगर लोन पेयर 1 है तो 100% उसका डाइपोल मोमेंट 0। क्या इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है? क्लियर है ना? पहला काम यही करना है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि किसका डाइपोल मोमेंट 0 है, किसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। तो मान लो भाई, अच्छा आप मुझे बताइए, अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें भाई, तो डाइपोल मोमेंट सबसे कम तो किसका होने वाला है? BF3 का, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट 0 आ गया। 0 से कम क्या ही हो सकता है? क्लियर है ना? अब ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। अब जब डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे? म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। तो यहाँ में अगर EN की वैल्यू निकालेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कितनी होती है? 4 - 2.1। फास्फोरस का कितना होता है? तुम भूल गया? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HP का सेम होता है ना? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो हाइड्रोजन का 2.1 है, तो फास्फोरस का भी क्या हो जाएगा? 2.1। तो याद रखेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, और मैं बोला था CIS का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, ठीक है। NCl का सेम होता है, तो वो याद आ जाएगा। बताओ कितना आएगा वैल्यू? कितना? 1. इसका EN आया 1.9 और इसका EN, तो बताइए, आप बताइए, जिसका EN ये क्या था? डेल्टा EN है ना? तो जिसका डेल्टा EN ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो बताइए किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है? PF3 का। उससे ज्यादा PCl3 का। सबसे कम तो इसका तो 0 नहीं होगा, इसका तो 0 हो गया। 0 से कम तो क्या ही हो सकता है? तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान देना है। क्या इसके पास बताओ लोन पेयर? सबसे पहले चेक करना है लोन पेयर। क्या इसके पास लोन पेयर 1, इसके पास लोन पेयर 2। क्लियर है ना? अगर लोन पेयर 0, साइड एटम सेम, लोन पेयर 0, साइड एटम सेम, 100% डाइपोल मोमेंट। अच्छा बताओ, लोन पेयर 1 हो गया, डाइपोल मोमेंट 0। 2 में वाटर में भी नहीं होता है, इसके पहले तो किया गया था। बताओ इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा? नहीं होगा? नहीं होगा। वाटर पोलर ना होता है, समझ पा रहे हैं ना? नॉन पोलर थोड़ी ना होता है, इतना बात तो मालूम होगा आपको। अच्छा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो क्या चेक करेंगे? डेल्टा EN। क्या चेक करेंगे? डेल्टा EN। बताओ सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका होगा? बताओ डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा कम किसका होगा? CH4। उससे ज्यादा या तो NH3 और वाटर में होगा, है कि नहीं? किसका ज्यादा होगा? ध्यान देना। बताइए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, हाइड्रोजन का 2.1, कितना आता है? 0.9। और यहाँ में ऑक्सीजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का वैल्यू कितनी आएगी? 1.4। किसका ज्यादा है? वाटर का। तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? वाटर, NH3, CH4। अच्छा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लो यहाँ तक तो EN निकालना पड़ेगा, ठीक है? EN निकालना पड़ेगा ना। EN क्या होता है? EN इसमें निकालेंगे तो क्या ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.5 - 2.1, यही तो होगा। तो बताओ इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1.4 का, है कि नहीं? लेकिन सल्फर सेलोनियम का निकालने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या ये जो वैल्यू है 3.5 ऑक्सीजन का, उससे कम ही तो सल्फर का होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो बताओ गैप तो और कम आएगा, इसमें तो और गैप होगा। तो किसका सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट? सबसे ज्यादा किसका? फिर H2S, फिर H2SC। समझ में आया ना भाई? क्योंकि देखो ऑक्सीजन का EN सबसे ज्यादा है और जो माइनस हो रहा है वो सब में सेम हो रहा है।
तो अगर ये वैल्यू और कम होगी तो डिफरेंस तो और कम हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 5। कितना बॉन्ड बनाया? कितना बाकी है? लोन पेयर कितना? मतलब SO2 का। सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है? 6। 4 बॉन्ड बना चुका है, 2 ऑक्सीजन है तो 4। लोन पेयर कितना? लोन पेयर जैसे ही 1 पता चला तो इसका डाइपोल मोमेंट 0, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे? डेल्टा EN। क्या करेंगे? डेल्टा EN। बताओ किसका डेल्टा EN ज्यादा है? नाइट्रोजन में 3, 2.1, वैल्यू कितनी आएगी? 0.9। बताओ सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन का कितना होता है? 3.5, सल्फर का कितना होता है? 2.1। ठीक है, तो कितना होता है? 1.4। हाइड्रोजन का होता है, सल्फर का होता है 1.2.1। क्या सल्फर का कितना होता है? 2.5। तो अप्रोक्सीमेट कितनी आ रही है? तो कौन ज्यादा है? तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर यही है, SO2 का NH3 से ज्यादा होगा। तो इसके पास लोन पेयर कितना है? इसके पास लोन पेयर, इसका डाइपोल मोमेंट 0, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा ना। तो क्या देखेंगे? डेल्टा EN। ऑक्सीजन का बताइए कितना होता है? 3.5 माइनस 2.1 तो 1.4। और यहाँ में ऑक्सीजन का कितना होता है? 3.5। फ्लोरीन का कितना होता है? 4 माइनस 3.5 क्या हो जाएगा? 0.5। तो बताइए डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होगा किसका ज्यादा होगा? वाटर का OF2 से ज्यादा होगा। H2O और OF2 में इसका ज्यादा होगा। ठीक है, अब आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे उसको लगाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें NH3 और NF3 में, ठीक है, तो देखिए इसमें लोन पेयर 1 है, इसमें लोन पेयर 1 है। लोन पेयर 1 होगा तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ये तो श्योर है। इसका भी 0, इसका भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें डेल्टा, उसके बाद आप लोगों को क्या बताया गया था कि म्यू जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN होता है। यहाँ में लगाएंगे, यहाँ में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ में EN की वैल्यू क्या आ रहा था? 0.9। इसमें कितनी आ रही थी? 1। तो होना किसका ज्यादा चाहिए था? NF3 का। तो डाइपोल मोमेंट NF3 का ज्यादा होना चाहिए NH3 का, लेकिन होता नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? NCERT में क्या लिखा है? NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होता है। क्यों? आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें तो बताओ यहाँ में, अगर इसको हम लोग यहाँ में समझने की कोशिश करें तो एक लाइन है नाइट्रोजन से, वेक्टर तो ऊपर जा रहा था,
ये वेक्टर किसका वजह से जा रहा था, ड्यू टू लोन पेयर। समझ पा रहे हैं ना। और ये वेक्टर तीनों वेक्टर कहाँ में जा रहे थे भाई, तीनों वेक्टर कहाँ में जा रहे थे, ऊपर। किसका वजह से जा रहे थे, ड्यू टू हाइड्रोजन, है कि नहीं। अरे भाई सेंट्रल इसका ऊपर में वेक्टर ऊपर जा रहा था लोन पेयर का वजह से, और तीनों हाइड्रोजन का वजह से वेक्टर कहाँ में जा रहा था, ऊपर। अब यहाँ में ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन को सेंट्रल मान के ये ऊपर जा रहा है, तो बताओ ये जो लोन किसका वजह से वेक्टर ऊपर जा रहा था, ड्यू टू लोन पेयर। और ये तीनों वेक्टर कहाँ में जा रहा है, नीचे। किसका वजह से, ड्यू टू फ्लोरीन। इसका मतलब यहाँ में सारे वेक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड, और यहाँ में वेक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट। तो किसका रिजल्टेंट ज्यादा होगा, एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का। तो इसलिए इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ज्यादा आएगा, क्योंकि ऑल द वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट सबका ऐड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन यहाँ में क्या हो रहा है, एक वेक्टर ऊपर 3 वेक्टर नीचे, तो एक का वजह से कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, जिसका वजह से रिजल्टेंट इसका कम हो जाएगा। इसलिए NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होता है। रट लो भाई, NH3 और NF3 आएगा, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, NH3। अभी तक रटने वाली एक ही बात ही सिखाई गई थी, वो ये है कि NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है NH3 का, मैंने बोला था ना कि जो डाइपोल मोमेंट ऑल्सो डिपेंड द डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर। समझ पा रहे हैं ना। तो ये इसी केस में, बस इसी में आपको याद रखना है, और कहीं नहीं। अभी नहीं कि अब रट रहे हैं कि ये थर्ड वाला में थर्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे तो क्वेश्चन सब गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इसी में प्रायोरिटी देना है। NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने वाला है, NH3 का। देखिए भाई बताइए इसके लोन पेयर कितना है, और यहाँ में क्या होगा, HF में इसका लोन पेयर 0 तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो। डायटोमिक मॉलिक्यूल है, होमोएटोमिक, डायटोमिक, होमोएटोमिक या हेट्रोएटोमिक, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो हमेशा 0 होगा। तो जब दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो क्या निकालना है, En। तो डेल्टा En निकालेंगे तो बताइए क्या होगा, ऑक्सीजन का En 3.5 माइनस हाइड्रोजन का 2.1, आंसर इज 1.4। और फ्लोरीन का कितना आएगा बताइए 4, और हाइड्रोजन का 2.1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.9। समझ पा रहे हैं ना। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होना चाहिए, HF का। किससे, पानी से। सारी बुकों में, मैक्सिमम बुकों में ऐसा लिखा होता है, लेकिन सारी बुकों में मैक्सिमम देखेंगे तो लिखा होगा कि HF का डाइपोल मोमेंट H2O से ज्यादा होता है। HF का डाइपोल मोमेंट किससे ज्यादा होता है, वाटर से ज्यादा होता है। लेकिन एक बुक है जिसका नाम है NCERT, वो लिखा होता है वाटर का डाइपोल मोमेंट HF से ज्यादा होता है। तो ये 2 एक्सेप्शन जो अभी आपको बताई गई थी, ये तो रटना है। वाटर और HF में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, वाटर। किसको फॉलो करेंगे, NCERT।